सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि लगातार मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय की तैयारी करा रहा हूं और इसमें आपके सभी बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है 6 क्लासेस में, और एक क्लास और मैंने ले लिया है। लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में। तो 7 क्लासेस आपकी ये जो राजन सीरीज है 2023 संस्करण की नई वाली राजन सीरीज, इसके मैं ले चुका हूं। सभी क्लासेस को आप देखिए, सभी क्लासेस का जो लिंक है नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कंप्यूटर के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे तो कंप्यूटर विषय की जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं, इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने 12 क्वेश्चन देखे थे अतिलघुत्तरी के। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या 13 है, दूरदर्शन का क्या महत्व है। दूरदर्शन का क्या महत्व है? तो देखिए, दूरदर्शन आपको पता है यह एक माध्यम है जिसके द्वारा सूचना एवं मनोरंजन और शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट्स में लिखा गया है, यहाँ अध्यापक को हटा दिया जाता है। अब ये पॉइंट्स महत्व पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे ये पॉइंट देखिए बहुत सही नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव भी साउंड कर रहा है। तो दूरदर्शन का क्या महत्व है, इसमें आप लिखिएगा कि दूरदर्शन कुशल अध्यापकों द्वारा छात्रों को अच्छी शिक्षा पाने में मदद करता है। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, दूरदर्शन को एक पूरक शिक्षण साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए, किसी के स्थान पे कोई चीज आती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दूरदर्शन क्या है? वह एक शिक्षण साधन है। ठीक है, शिक्षण साधन के रूप में उपयोग किया जाता है दूरदर्शन का। अभी मैंने आपको बताया कि एक कुशल टीचर के द्वारा छात्रों को शिक्षा देने का कार्य दूरदर्शन करता है। इसके बाद देखिए अगला महत्व क्या है, पाठ योजनाओं को प्रभावशाली व समृद्ध करने के लिए विधि के रूप में दूरदर्शन को प्रयुक्त करते हैं। तो इससे जो होता है, जो एक पाठ योजनाएं होती हैं उनको प्रभावशाली ढंग से एक विधि से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से दूरदर्शन के महत्व आप लिख सकते हैं। ठीक है, और भी महत्व आप लिख सकते हैं। इससे छात्र की रुचि जो होती है वह बढ़ती है पढ़ाई में। इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न क्या 14 है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? पावर पॉइंट किसे कहते हैं? तो देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का एक सशक्त प्रोग्राम है। पावर पॉइंट क्या है? स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का एक सशक्त माध्यम है। और स्लाइड का क्या मतलब होता है? स्लाइड इस तरीके से, जैसे आप स्लाइड समझिए, एक स्लाइड को एक चार्ट की तरह आप समझिए। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट में जैसे फिगर्स होते हैं और उससे जुड़ी जानकारी होती है, वैसे एक चार्ट की तरह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में पावर पॉइंट में, जिसे हम लोग कहते हैं पीपीटी, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है? इसमें स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड्स क्या होती हैं? एक पेज की तरह समझिए, एक चार्ट की तरह समझिए। ठीक है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है। जैसे एक स्लाइड की जानकारी जब शेयर कर दी जाती है प्रेजेंटेशन में, जैसे आपने देखा होगा हॉल में या कहीं कोई विचार विमर्श चल रहा हो जहाँ पे स्क्रीन लगी हो बड़ी, वहां पे एक पेज खुलता है, फिर उसके बाद दूसरा पेज खुलता है, तो उस पेज को क्या बोला जाता है? स्लाइड बोला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रोग्राम में स्लाइडों से टेक्स्ट, चलचित्र तथा एनिमेशन को जोड़ते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइडों से टेक्स्ट के द्वारा स्लाइड की फाइलों को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से पीपीटी तैयार की जाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें तरह तरह के फॉर्मेट होते हैं जिससे अलग अलग तरीके के पीपीटी तैयार की जाती है
स्लाइड्स तैयार की जाती हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? तो किसी एक वेब ब्राउजर का नाम लिखें। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर का काम क्या है? वेब ब्राउजर ऑनलाइन जानकारी को खोजने में और विभिन्न जो वह जानकारी ऑनलाइन जिन वेबसाइट्स पे उपस्थित है उन वेबसाइट्स को खोजने में मदद करता है और वेबसाइटों के पेजों को खोलने में मदद करता है, उनको देखने में मदद करता है। और आपको पता है क्रोम भी ब्राउजर है और माइक्रोसॉफ्ट का भी ब्राउजर आता है। इस तरीके से बहुत सारे ब्राउजर आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से प्रयुक्त कोड जिसका प्रयोग करके ही कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है पासवर्ड कहलाता है। पासवर्ड अंकों, अक्षरों, चिन्हों का बना होता है। यह केस सेंसिटिव होता है, अर्थात कैपिटल और स्मॉल लेटर में पहचान भी कर सकता है। अब देखिए पासवर्ड क्या होता है। पासवर्ड आप सभी को पता है कि सुरक्षा कारणों के कारण कोई हर एक डेटा को एक्सेस ना कर ले। जिसको जितनी जानकारी मिलनी चाहिए वह उसी जानकारी को एक्सेस कर पाए, इसलिए पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। किसी को एक्सेस देने के लिए पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। और पासवर्ड में अंक भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। पासवर्ड इन सभी का मिला जुला रूप होता है, 1 2 3 4 और ABCD। अब कैपिटल भी हो सकता है ABCD और स्मॉल भी हो सकता है, और कैपिटल A और स्मॉल a में अंतर होता है, यही होता है केस सेंसिटिव। अगर किसी पासवर्ड में कैपिटल A कहीं पे लिखा है और उसके जगह अगर स्मॉल a आप लिख दोगे तो भी पासवर्ड क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है केस सेंसिटिव और यह पहचान रखता है कि कैपिटल A आ रहा है कि स्मॉल a आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न के 17 है, स्मार्ट क्लासेस से क्या अभिप्राय है? डिजिटल श्यामपट्ट किस प्रकार लाभदायक है? तो स्मार्ट कक्षाएं आज शैक्षिक समस्याओं के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्मार्ट कक्षाओं से आशय उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा देने के लिए किसी विद्यालय भवन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ नए नए तकनीकी संसाधन द्वारा अधिगमकर्ताओं को शिक्षा प्रदान कराई जाती है। यह कक्षाएं आज श्रम, व्यय और समय बचत का प्रमुख साधन है। इन कक्षाओं में शिक्षा ऑनलाइन दी जाती है। इन कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम फोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि हैं। यह व्यवस्था अत्यंत खर्चीली है, इसीलिए भारत में यह कार्य चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। अब देखिए स्मार्ट क्लासेस क्या है। स्मार्ट क्लासेस वो क्लासेस हैं जिन कक्षाओं को टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया जाता है, जिन कक्षाओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलाया जाता है या टेक्नोलॉजी से ही पूरा चलाया जाता है या टेक्नोलॉजी के सहयोग से चलाया जाता है, वे क्या कहलाती हैं? स्मार्ट क्लासेस कहलाती हैं। अब किसी क्लास में आपको पता है कि बच्चे को ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी क्लास भी क्या हो जाएगी? ऐसी क्लास भी स्मार्ट क्लास हो जाएगी। और ऐसे क्लास में बच्चों को किस माध्यम से जोड़ा जाता है? मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इन सभी माध्यमों से पढ़ाई अगर हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्मार्ट क्लास। तो इस तरीके की क्लासेस आपने भी देखी हैं कोरोना में, और इस तरीके से आप पढ़ भी रहे हो। ये जो क्लास पढ़ रहे हो आप, ये भी क्या है? स्मार्ट क्लास है। और इसमें खर्चा जाता है, जैसे कि जो पढ़ा रहा है वह किसी माध्यम से पढ़ाएगा, वह कैमरे पे आके पढ़ाएगा, बोर्ड लगाएगा और उसके बाद या फिर लैपटॉप से पढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये क्लासेस जो होती हैं, और जो बच्चा पढ़ेगा वो भी कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से पढ़ेगा, और ये सब डिवाइसेस महंगी पड़ती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक खर्चीली व्यवस्था है। ठीक है, अब इसके बाद इसी प्रश्न में देखिए है डिजिटल श्यामपट्ट, डिजिटल ब्लैक बोर्ड। तो डिजिटल श्यामपट्ट से तात्पर्य ऐसे पर्दे से है जिस पर मशीन द्वारा, जैसे कंप्यूटर आदि के रूप में, प्रायः दीवार पर
पर्दा लगा दिया जाता है तथा कंप्यूटर द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार शिक्षण में प्रोजेक्टर का प्रयोग एक व्यवहारिक प्रक्रिया बनता जा रहा है। अब ये डिजिटल श्यामपट्ट जो है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड, यह आपने देखा। और इसके बाद एक आता है केवल डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, एक जैसे आप टीवी देखते होगे और वो टीवी से भी बड़ी स्क्रीन होती है और जो टच स्क्रीन होती है, ठीक है। तो ये डिजिटल ब्लैक बोर्ड अगर पूछ रहा है आपसे तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आपने देखा होगा कि जैसे पर्दे पे फिल्म चलती है वैसे ही पर्दा लगा होता है क्लासरूम में भी और उससे शिक्षण कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिजिटल श्यामपट्ट के बारे में लिख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, वायरस कंप्यूटर पर क्या प्रभाव डालता है। तो वायरस जो होता है वह कंप्यूटर पे कई तरीके से प्रभाव डालेगा। देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में आपने फाइल्स सेव करके रखी होती हैं, कंप्यूटर में आप कुछ कार्य कर रहे होते होगे, कुछ प्रोग्राम्स चला रहे होते हो। तो वायरस जो होता है, जो आप फाइलें सेव करके रखे हो उसको नष्ट कर देता है या कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है या डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह मेमोरी को नुकसान पहुंचाता है वायरस। और इसके साथ साथ जो भी संक्रिया चल रही होती कंप्यूटर में, जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसकी जो गति होती है उसको मंद कर देता है, मतलब धीमी गति से आपका कंप्यूटर काम करने लगता है। इसके बाद कंप्यूटर जो है वह बार बार ऐसा लगेगा कि रुक गया है, कंप्यूटर में कुछ हो नहीं रहा है और आप कुछ भी करोगे तो कंप्यूटर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं हैंग होना, ठीक है। तो यह तो आपने जनरली देखा होगा मोबाइल हैंग हो जाना, ये सारी चीजें तो मोबाइल के बाद आप ज्यादा सुन पा रहे हो कि हाँ हैंग। तो कंप्यूटर को स्लो कर देना, हैंग कर देना, उसमें जो निहित फाइलें हैं उनको मिटा देना, डिलीट कर देना, उनको नुकसान पहुंचाना। और कुछ प्रोग्राम्स आप चलाएंगे तो वो सही से चलते नहीं है, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप चलाओगे, प्रोग्राम चलाओगे तो वो सही से चलेंगे नहीं। तो ये सब जो है वह किसका दुष्प्रभाव है, ये सब वायरस का दुष्प्रभाव है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या 19 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विद्यार्थियों के जीवन को आसान बनाया है, समझाइए। तो आधुनिक युग में सूचना एवं संचार क्रांति के आगमन के साथ ही शिक्षा का स्वरूप भी बदला है। प्रौद्योगिकी विभिन्न क्रियाओं या तकनीक के माध्यम से जो शिक्षा संबंध सामग्री छात्रों तक पहुंचाती है उसे शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियों के नाम से जाना जाता है। वर्तमान युग में प्रत्येक छात्र अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान घर बैठे सीधे संपर्क के द्वारा करना चाहता है। इस कार्य को इंटरनेट तथा कंप्यूटर ने आसान बना दिया है। आज छात्र निम्नलिखित संसाधनों का शिक्षा में प्रयोग कर रहा है। देखिए आधुनिक युग में जो आईसीटी है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से जो पढ़ाई का तरीका है वह बिल्कुल बदल गया है। आपने खुद महसूस किया होगा पिछले 5-7 सालों में जो पढ़ाई का तरीका है, और खासकर कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही बदल गया है तेजी से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्विटर का शैक्षिक उपयोग किया जा रहा है, वेबसाइट के प्रयोग द्वारा ज्ञान अर्जन किया जा रहा है, फेसबुक पेजों की सहायता से ज्ञान अर्जन किया जा रहा है और लिंक्डइन सर्विसेज की सहायता से ज्ञान अर्जन किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपका फेसबुक है वैसे ही होता है लिंक्डइन, एक सोशल मीडिया है जहां पर लोग अपने व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से जुड़ते हैं और व्यवसाय से जुड़ी हुई जानकारियां, नौकरियां, इन सभी से जुड़ी जानकारी वहां पे आपको मिल जाती है, ठीक है। और वहां से आप कुछ ना कुछ वहां पे भी आप पढ़ते रह सकते हो, वहां से भी ज्ञान ले सकते हो। तो इस तरीके से आधुनिक युग में आप देख पा रहे हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने बिल्कुल विद्यार्थियों को जीवन को आसान बना दिया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 20 है, रोजगार पोर्टलों को समझाइए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज में बेरोजगारी की संख्या अधिक बढ़ गई है। सभी लोगों को आसानी से रोजगार की प्राप्ति होना सुनिश्चित नहीं है, इसीलिए कई कंपनियां अपने यहाँ निकलने वाली विज्ञप्तियों का विवरण वेबसाइट पर डाल देती हैं। इन्हीं वेबसाइटों को रोजगार पोर्टल कहा जाता है। अब देखिए रोजगार पोर्टल क्या है, रोजगार पोर्टल वो जगह है जहां से कोई व्यक्ति
रोजगार जो उपलब्ध हैं किसी कंपनियों में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अपना नाम दे सकते हैं और कंपनियों के पास जो सूची है, जो स्थान खाली है, कंपनियां उसके लिए भर्तियां निकाल सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह काम काफी सरल हो जाता है भर्तियों का, कंपनियों का भी खर्चा बचता है और लोगों को रोजगार भी जल्दी मिल पाता है वेबसाइट पोर्टल के या रोजगार पोर्टल के मदद से। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, देखिए, कार्यालय कार्यप्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों का वर्णन कीजिए। कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों को समझाइए। अभी तक हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या प्रयोग हुआ। अब कार्यालय, किसी भी ऑफिस में आपको पता है कि तरह तरह के ऑफिस होते हैं जिसमें तरह तरह के काम किए जाते हैं, उसमें किस तरीके से आईसीटी का रोल है, क्या गुण है आईसीटी के, इन गुणों को हमको बताना है। तो देखिए, कार्यालय कार्यप्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, देखिए, कार्यालय के कामकाज के सभी पहलुओं में मुख्य रूप से योगदान देना। अब कहीं से कोई सूचना प्राप्त करना है, कहीं पे कोई सूचना भेजना है, कोई डेटा बनाना है, किसी तरीके से कोई फाइल तैयार करनी है, रिपोर्ट तैयार करना है, तो ये सब किसके माध्यम से हो जाता है? सभी पहलुओं में। किसी कार्यालय में जितने लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, उनके वेतनों का, उनके उपस्थिति का, इन सभी चीजों का डेटा आईसीटी की मदद से बहुत ही आसानी से रखा जा सकता है। दूसरा, देखिए, सूचनाओं के आवागमन में गतिशीलता प्रदान करना, ये पहले ही मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट है, कार्यालय की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए एक कुशल और प्रभावी रूपरेखा प्रदान करना। ठीक है, तो किस तरीके से कार्य करना है कि सभी जितनी भी गतिविधियां हैं उनको आसानी से पूर्ण कर लिया जाए, इसमें भी सहयोग देता है आईसीटी। इसके बाद देखिए, चौथा है, कार्यालय के अन्य विभागों तथा उसके सदस्यों से सामंजस्य स्थापित करना। अब आपको पता है कि कोई भी कार्यालय है, कोई भी कंपनी है, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो उनके मध्य किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाए कि कार्य जो है वह बहुत अच्छे ढंग से हो, इसमें भी आईसीटी मदद करता है। इसके बाद देखिए, पांचवा पॉइंट है, सूचनाओं के संचारण की सुरक्षात्मक एवं वित्तीय व्यवस्था प्रदान करना। अब देखिए, सूचनाओं का संचरण, एक स्थान से दूसरे जगह पे सूचना भेजना है और सुरक्षित रूप से भेजना है, जिसको वह सूचना मिलनी चाहिए उसी को मिले। ठीक है, आपको पता है कि आज का जो समय है वह इंफॉर्मेशन एज है, यहाँ पे सूचनाएं तो बहुत आसानी से उपलब्ध है ही, साथ ही सूचनाओं का जो सुरक्षा है वह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सूचनाएं आपको पता है कि बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सूचना का सुरक्षा और बहुत ही आसानी ढंग से अगले को मिलना यह सुनिश्चित किया जाता है आईसीटी के द्वारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, दूरदर्शन के किन्हीं 5 शैक्षिक उपयोगों को लिखिए। तो देखिए, दूरदर्शन के 5 शैक्षिक उपयोग बताने आपको। तो साक्षरता कार्यक्रमों के लिए, अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है, उनको साक्षर बनाने के लिए और साक्षरता को और बढ़ाने के लिए, शुरू से ही जागरूकता के लिए दूरदर्शन प्रभावी है। छात्रों को प्रेरित करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, दूरदर्शन क्या है? मनोरंजन का भी साधन है और शिक्षण का भी साधन है। तो दूरदर्शन के द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है किन्हीं फिल्मों के द्वारा, कहानियों के द्वारा पढ़ने के लिए। तो ये हो जाता है प्रेरित करना। इसके बाद है, वे छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सहायता करना। अब आपको पता है कि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, फैमिली सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशंस। तो इस तरीके से जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं, उन लोग के लिए भी यहाँ पे दूरदर्शन के माध्यम से वह अपनी शिक्षा जो है वह ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट है, अध्यापन शिक्षा में प्रदर्शन पाठ के लिए इसमें इसका महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों के सृजनात्मक सहयोग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बच्चा और सृजनात्मक हो और क्रिएटिव हो और वह खुद से चीजों को
कर पाए, इसके लिए भी दूरदर्शन का उपयोग होता है। ठीक है, और दूरदर्शन के 5 शैक्षिक उपयोगों में लिख लीजिए आप कि दूरदर्शन दूर दराज के इलाकों में जहाँ विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है, विद्यालय भवन नहीं है, जहाँ पे शिक्षक नहीं है, वहां पर भी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है, यह भी आप लिख सकते हैं। और ये तो आपने लिखा है कि छात्रों को प्रेरित करना और छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, यह है इसका शैक्षिक उपयोग दूरदर्शन का। इसके साथ ही लिख सकते हैं आप कि लोगों में जागरूकता, शिक्षा के प्रति जागरूकता और किसी भी चीज के प्रति, महामारी के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति आपको लिख सकते हैं, खेल के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 है, ई बुक से आप क्या समझते हैं? तो ई बुक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, ई जहां लग गया उसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक, तो ई बुक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। तो ई बुक्स से अभिप्राय डिजिटल रूप में पुस्तक का होना। ई पुस्तकें कागज की अपेक्षा डिजिटल के रूप में संचित होती हैं। इन पुस्तकों को कंप्यूटर, मोबाइल या डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा जाता है। इन्हें इंटरनेट पे भी छापा जाता है और बांटा भी जाता है। ये पुस्तकें कई फाइल फॉर्मेट में भी होती हैं, जिसमें से पीडीएफ सबसे प्रचलित फॉर्मेट है। पीडीएफ ई बुकों के लिए एडोब रीडर और फॉक्सिट रीडर नामक के 2 प्रसिद्ध पाठक हैं। इसमें से एडोब तो पीडीएफ फॉर्मेट की निर्माता कंपनी एडोब वालों का है। ये आकार में काफी विस्तृत हैं और पुराने सिस्टमों पर काफी मंद गति से चलता है। ठीक है, तो ई बुक क्या हो गया? ई बुक जैसे आपकी किताब जो होती है वह पन्नों पे छपी होती है, उसी तरीके से किताब जो होती है वह मेमोरी में जब रहे, कंप्यूटर मेमोरी में या आपकी मोबाइल की मेमोरी में, और उसे आप किताब के रूप में ही स्क्रीन पे देख पाओ, पढ़ पाओ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ई बुक कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉनिक किताब आपको पीडीएफ के रूप में देखने को मिलती है। पीडीएफ के रूप में आपको किताबें भी देखने को मिलती हैं, आजकल सूचनाएं भी देखने को मिलती हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देखने को मिलती हैं। तो यही बेसिकली होता है ई बुक। और ई बुक रीडर होता है जिसके माध्यम से हम पढ़ पाते हैं, जैसे एडोबी का पीडीएफ रीडर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे ई बुक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में 2017 और 19 में पूछा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई लर्निंग क्या है या ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाइए। अब मैंने बताया ई जहां लग गया उसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं उनके मदद से। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है? आपकी मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो ई लर्निंग, ई ट्यूशन को संक्षेप में बताना है तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसके द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ साथ शिक्षण संबंधी क्रियाएं भी काफी प्रभावी होती हैं। ई अधिगम को मिश्रित अधिगम भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बहुमाध्यम, ईमेल, इंटरनेट, वेब आधारित शिक्षण सामग्री, पाठ्य वस्तु अधिगम, व्यवस्थित सॉफ्टवेयर आदि। तो ई ट्यूशन है ऑनलाइन किसी माध्यम से पढ़ाई करना या किसी माध्यम से, किसी शिक्षक के माध्यम से ट्यूशन। ट्यूशन आपको पता है कि शिक्षक जो आ करके पढ़ाते हैं या आप जा करके शिक्षक से पढ़ते हैं स्कूल विद्यालय के बाद, वह होता है ट्यूशन। और यही ट्यूशन अगर ऑनलाइन माध्यम से शिक्षक आपको दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ई ट्यूशन कहेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, ऑनलाइन चैटिंग से क्या लाभ है? ऑनलाइन चैटिंग के लाभ देखिए, व्यक्तियों को टाइपिंग का ज्ञान हो जाता है। आपको पता है कि ऑनलाइन चैटिंग जब आप करते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से आप अक्षरों को, अपनी बातों को आप लिख करके बताते हैं। तो जब आप लिखते हैं अपनी बातों को तो उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप टाइप करते हैं अक्षरों को, और जब आप टाइप करते हैं तो आपको टाइपिंग का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरीके से व्यक्ति को टाइपिंग का ज्ञान हो जाता है, कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त होता है, किस तरीके से कंप्यूटर पे काम करना है, इंटरनेट पे काम करना है, चैटिंग से ये भी होता है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट जो है वह व्यक्ति को
लिखित विचार प्राप्त होते हैं, उन्हें भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अब जो भी चैटिंग हुई है, जो भी बातचीत हुई है, अगर आप मान लेते हैं भूल गए कि क्या बातचीत हुई है, तो आप उसे दोबारा से देख सकते हैं या किसी रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है, व्यक्ति दूर दराज शहरों से दूर देशों में बैठे अपने संबंधियों से दृश्य रूप में वार्तालाप कर सकता है। देखिए ऑनलाइन चैटिंग में आप ऑनलाइन कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, जिससे आप दृश्य रूप में देख सकते हैं अपने जो भी संबंधी हैं, जानने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 है, डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हैं? तो डिजिटल विषय वस्तु के साधन जो है वह निम्नलिखित है यहाँ पे, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड, ई बुक, डीवीडी, सीडी, ई अनुवर्गों का प्रयोग। ये सब क्या है? डिजिटल विषय वस्तु हैं, जिससे डिजिटली जो है वह काम किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 से, एड्यूसैट किस प्रकार का कार्यक्रम है? स्पष्ट कीजिए। एड्यूसैट का परिचय कीजिए, या एड्यूसैट क्या है इसके बारे में बताइए। देखिए 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, और एड्यूसैट से एक क्वेश्चन तो आपको परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि कहीं ना कहीं आपको 1-2 नंबर दे करके यह जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो एड्यूसैट को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो एड्यूसैट का मतलब होता है, एड्यू का मतलब होता है एजुकेशनल, और सैट का मतलब होता है सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप से। देखिए एजुसैट एजुकेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। एजुसैट एक शैक्षणिक उपग्रह है। एजुसैट क्या है? एक शैक्षिक उपग्रह, एक एजुकेशनल सैटेलाइट है। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा यानी कि इसरो द्वारा 20 सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। इसे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से चलाने में सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम मिलेगा। इसका दूसरा नाम जीसैट 3 भी है। इसका नाम जीसैट 3 है और इसे एजुसैट भी बोला जाता है। इसका नाम एजुसैट रखने का मुख्य कारण इसके कार्यकर्ताओं के प्रसारण के लिए इसकी स्थापना अंतरिक्ष में की गई। एडुसैट के निर्माण की घोषणा पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने कार्यकाल में की थी। तो एडुसैट का जो निर्माण हुआ वह किसके द्वारा हुआ? पूर्व में जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी, उनके कार्यकाल में हुआ। इस सैटेलाइट की रूपरेखा तथा कार्यप्रणाली को अंतिम स्वरूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रदान किया था। शैक्षिक उपग्रह देश में शैक्षिक सूचनाओं को प्रदान करने का एक ऐसा ही प्रभावी उपागम है जिसके द्वारा उपग्रह सेवाओं का विस्तार करके उसके शैक्षिक अनुप्रयोगों को सुनिश्चित किया गया। तो देखिए एडुसैट के उपयोग तो दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी एवं सुगम बनाने हेतु एडुसैट अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो एडुसैट के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा, लोगों में जागरूकता फैलाना, साक्षरता दर की वृद्धि, लोगों को साक्षर बनाना और लोगों को जागरूक करना, ये सब क्या है? ये सब एडुसैट के कार्य हैं। तो इस तरीके से इसका एडुसैट का उपयोग कार्य आप लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी प्रश्नों को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, उत्तर कर पा रहे होंगे। उम्मीद है दोस्तों की सभी प्रश्न यहाँ पे समझ में आए होंगे, और बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं वह अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और अभी कई क्लासेस लगेंगी इसमें आपकी। ठीक है, तो यह क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। कम से कम 5 मित्रों में, जो आपके 5 सबसे खास मित्र हों, उनमें आप इस वीडियो को शेयर करिए। और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं डीएलएड के और टेलीग्राम पे, उन पे शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल देखिए है घंटी का निशान, बेल आइकन, उस पे ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए और आप इसी तरीके से लगातार अपनी तैयारी बेहतर करते रहें। और सभी विषयों का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल पे विजिट करके सभी वीडियोस को आप देखना मत भूलिए।
और अगर आप कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही नाम मात्र के फीस एक टाइम के फी देने से आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना आपका कहीं आने जाने में, विद्यालय आने जाने में खर्च होता है, उससे भी कम दाम में 449 रुपए में आपको थर्ड सेमेस्टर की पूरी पढ़ाई हम करा रहे हैं। सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। साथ ही राजन फॉर्म सीरीज के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास और राजन पॉल सीरीज का पूरा सोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट में, जिसका जो डाउनलोड लिंक है ऐप का वह भी नीचे दिया गया है। और चाहे तो आप सीधे प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं टारगेट यूपीटेट सीटेट और वहां से जाकर के डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप थर्ड सेमेस्टर कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।